मोहनपुरा नाम के एक गांव में एक खानदानी अमीर के घर में होता है। उसके पूर्वज एक समय पर जमींदार थे। अभी भी उस गांव में बहुत बड़ा महल और बहुत सारी जमीन है उनके पास। रेखा के पिता का नाम मोहनदास और माता का नाम जानकी देवी है। घर की इकलौती बेटी होने के कारण रेखा को हमेशा ही बहुत प्यार मिलता है। रेखा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं, इसीलिए रेखा को कोई काम नहीं करना पड़ता। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। वो बस अपनी ही धुन में रहती है। रेखा 5 साल की हो जाती है और साथ ही साथ वो बहुत ही घमंडी बन जाती है। मैं इस संपत्ति की इकलौती वारिस हूँ, मुझसे कोई आंख उठाकर भी बात नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर जमींदार परिवार का बहुत पुराना बूढ़ा नौकर मुरली हाथ में पानी का ग्लास लेकर आता है, मगर उसके हाथ से ग्लास जमीन पर गिरकर टूट जाता है। ये देखकर रेखा गुस्सा हो जाती है। क्या कर दिया तूने? तू एक काम ठीक से नहीं कर सकता? माफ कर दो बिटिया, गलती हो गई। माफ? मेरी जुत्ती भी ना करे माफ तुझे। पता नहीं तुझ जैसे बूढ़े नालायक को अभी तक क्यों रखा है पिताजी ने। मैं आज ही तुझे निकाल देने की बात करती हूँ उनसे। रेखा उसी दिन अपने पिता से मुरली को निकाल देने की बात करती है। अपनी इकलौती बेटी की बात मोहनदास टाल नहीं पाते। मुरली को निकाल दिया जाता है। मुरली झोला लेकर बाहर निकल जाता है। कुछ दूर जाकर वो पीछे मुड़कर महल की तरफ देखता है और उसकी आंखों से जैसे नदी बहने लगती है, मगर रेखा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस सबको उसका गुलाम समझती है। मुरली झोला लेकर अपने घर जाता है। उसकी 5 साल की पोती राधा उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ दादाजी, आप झोला लेकर क्यों आए हैं? मुरली राधा को सब कुछ खुलकर कहता है। सब कुछ सुनकर राधा कहती है, देखिए दादाजी, किसी न किसी को तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा। मैं काम करूंगी वहाँ। ये क्या बात कर रही है बेटी? अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, इस उम्र में काम करने जाएगी? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी पोती भी मेरे जैसे नौकर वाली जिंदगी जिए। आप चिंता क्यों कर रहे हो दादाजी, मैं काम के साथ साथ पढ़ाई भी करूंगी। राधा अगले दिन उस महल में काम पर लग जाती है। रेखा उससे बहुत काम करवाती है। राधा से वो अपने पैर दबवाती है। रेखा राधा के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। राधा को चैन से बैठने नहीं देती है। हमेशा कुछ न कुछ करवाती रहती है। राधा चुपचाप सब कुछ करती रहती है और रात को जब सभी सो जाते हैं तब राधा किताब निकालकर पढ़ने बैठती है। एक दिन रेखा ये देख लेती है और वो उसके पास जाकर कहती है, अच्छा तुम्हारी रानी को पढ़ने का शौक है? हाँ मालकिन, पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारी टीचर कहती हैं कि पढ़ाई ही हमें गरीबी से मुक्ति दिला सकती है। अच्छा, तो तुझे गरीबी से मुक्ति चाहिए? तुम लोग तो नौकर के जात हो, नौकर के। इस गांव में ही पड़े रहोगे जिंदगी भर। मैं तो बड़ी होकर शहर चली जाऊंगी और मौज करूंगी। तेरा तो कुछ नहीं होने वाला है राधा। ये बोलकर रेखा उसकी किताबें फाड़ देती है और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। राधा को बहुत बुरा लगता है। वो अपने ही मन में रोती है, हे भगवान, एक एक पैसा जमा करके किताब खरीदा था, अब मेरे पास नई किताब कहाँ से आएगी। मगर कहते हैं ना, जो खुद की मदद करता है भगवान उसकी मदद करते हैं। राधा अपनी तनख्वाह से पैसे जमा करके फिर से किताब खरीदती है और पढ़ाई चालू रखती है। उसे पूरा भरोसा है कि पढ़ाई करने से ही उसके भाग्य का ताला खुलेगा। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। राधा वहीं गांव के कॉलेज में पढ़ती है और रेखा शहर के एक कॉलेज में भर्ती होती है। मगर वो पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करती। वो बस दोस्तों के साथ पार्टी करती रहती है और पैसे खर्च करती रहती है। इतने में उसके पिता का देहांत हो जाता है और कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी चल बसती है। इसके बाद रेखा ने पढ़ाई छोड़ दी और गाँव की कुछ जमीन बेच दी और उन पैसों से शहर में मौज करने लगी। वो हर रोज पार्टी करने लगी, बहुत पैसा उड़ाने लगी। उधर राधा गांव के कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करती रही और हर साल क्लास में टॉप करती रही। कॉलेज खत्म होते ही राधा को एक सरकारी नौकरी भी मिल गई। इसके बाद बड़े से मकान में रहने लगती है। उसका सपना पूरा होता है। उसे हमेशा से यकीन था कि पढ़ाई से ही गरीबी दूर होती है। उधर रेखा एक के बाद एक जमीन बेचती रही और अपना अमीरों वाला लाइफस्टाइल बरकरार रखा। पैसों के लालच में एक लड़के ने रेखा से प्यार का नाटक करके उससे शादी की। कुछ दिनों बाद उन लोगों की बेटी भी हुई और अब रेखा के पास कोई जमीन नहीं रही। उसके पास अब सिर्फ गाँव का महल है। रेखा ने उसे भी बेच दिया। रेखा के पति का नाम आकाश है। आकाश ने सोचा, मैंने तो सिर्फ पैसों के लिए इससे शादी की थी, मगर अभी इसके पास और कुछ बचा ही नहीं है। एक महल था, इसने वो भी बेच दिया। एक काम करता हूँ, मैं सारा पैसा लेकर भाग जाता हूँ, नहीं तो कुछ दिनों बाद मुझे इसके साथ ही शहर के रास्तों में भीख मांगना पड़ेगा। ये सोचकर आकाश ने सारा पैसा उठाया और वहाँ से बहुत दूर भाग गया। सुबह उठकर रेखा ने जब ये देखा तो वो पागल सी हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? आकाश ऐसा कैसे कर सकता है? अब मैं क्या करूँगी? अब मैं कहाँ जाऊँगी? गाँव में भी तो कुछ नहीं बचा है। मैं पेट कैसे चलाऊंगी? मेरी बेटी को क्या खिलाऊंगी? मैं तो रास्ते पर आ गई भगवान। रेखा रोती रही। वो सच में रास्ते पर आ गई। उसके पास अभी कुछ नहीं है, न पैसा, न खाना, न कपड़ा। वो अपनी बेटी को गोद में लिए इधर उधर काम के लिए घूमती रही, मगर रेखा को कहीं पर भी काम नहीं मिला, क्योंकि उसने तो कॉलेज खत्म ही नहीं किया था। उसके पास कोई डिग्री नहीं है। 2 दिन भूखा रहने के बाद उसने भीख मांगनी शुरू कर दी। वो स्टेशन के बाहर भीख मांगने लगी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, बच्ची को खाना खिलाना है।
दे दो न साहब। रेखा ऐसे ही भीख मांगकर अपनी और अपनी बच्ची का पेट चलाने लगी। वो भीख मांगने के बाद बच्ची को लेकर स्टेशन के बाहर ही सो जाती है। ऐसे ही 5 साल बीत जाते हैं। रेखा की बेटी पूजा भी 5 साल की हो गई है। वो भी क्या ही करेगी बेचारी, अपनी माँ के साथ भीख मांगती रहती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। ऐसे ही एक दिन दोनों भीख मांग रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक सूट बूट वाले साहब आते हैं और रेखा की बेटी पूजा उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़कर भीख मांगती है। कुछ पैसा दे दो न साहब, कल से मेरा पेट खाली है, मुझे खाना खाना है। मगर हाथ पकड़ने से वो साहब गुस्सा हो जाते हैं और पूजा को धक्का मार देते हैं। हट यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूकर मेरे कपड़े गंदे कर देने की? हाँ, गंदी नाली के कीड़े कहीं के। धक्का खाकर पूजा जमीन पर गिर जाती है। रेखा दौड़ कर आती है और पूजा को गोद में उठा लेती है। अरे अरे अरे, बच्ची को धक्का क्यों मारा साहब? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम जैसे लोगों के लिए ही ये देश गंदा होता जा रहा है। तभी वहाँ पर राधा आती है। इन जैसे लोगों की वजह से नहीं, आप जैसे लोगों की सोच की वजह से देश गंदा होता जा रहा है सर। इनसे माफी मांगिए। मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ, अगर चाहूँ तो बच्ची को धक्का मारने के जुर्म में अभी आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकती हूँ। पुलिस का नाम सुनकर वो आदमी डर जाता है और माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। रेखा राधा का हाथ पकड़कर धन्यवाद देती है। राधा उसका नाम पूछती है। मेरा नाम रेखा है मालकिन। रेखा, तुम कुछ जानी पहचानी सी लग रही हो। क्या तुम्हारा गाँव मोहनपुरा है? हाँ हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? मैं राधा हूँ। ये सुनकर रेखा तुरंत रो पड़ती है। राधा? तुम राधा हो? अपनी राधा? राधा उसे सब कुछ बताती है कि कैसे पढ़ाई के जरिए उसने अपने भाग्य को बदल डाला। माफ कर दो राधा, मैंने बचपन में तुम पर बहुत अत्याचार किया। तुम तो जिंदगी में आगे बढ़ गई हो राधा, सिर्फ मैं सब कुछ खोकर पीछे रह गई। मुझे कुछ काम दे सकती हो? तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी। काम? मेरे पास तो ऑफिस का कोई काम नहीं है, मगर मेरे घर का काम तुम कर सकती हो। करोगी? जरूर करूंगी। भीख मांगने से तो लाख गुना अच्छा है। राधा रेखा को अपने घर पर लाती है। रेखा घर का काम करने लगती है। राधा बहुत ही अच्छी मालकिन है। वो रेखा से बहुत अच्छे से बात करती है। राधा पूजा को स्कूल में भर्ती करवा देती है और उसे घर पर भी पढ़ाती है। पढ़ो बेटा, मन लगाकर पढ़ो। याद रखना, पढ़ाई से ही गरीबी दूर हो सकती है। ऐसे ही सब लोग